हाँ ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे बर्ड यहाँ पे हो गया। और ये जो एनिमल आपके सामने उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका क्या लगता है आपको, वो कौन सा एनिमल है बर्ड के ब्लू अलावा? व्हेल। व्हेल। अरे क्या व्हेल। बात है, बहुत बढ़िया। राइट। व्हेल। यस यस यस, प्रिसाइसली किसी ने बोला ब्लू व्हेल, एंड यस इट इज गोइंग टू बी ब्लू व्हेल। और ब्लू व्हेल या व्हेल जो आपकी होगी, इसमें लंग्स होंगे नहीं होंगे? सर होंगे लंग्स। अरे बिल्कुल होंगे, मैमल होता है ब्लू व्हेल, सो इट इज गोइंग टू हैविंग द लंग्स, राइट। लंग्स भी होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स भी होती है, और मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क भी सिक्रीशन होता है, याद रखना। राइट। जितने भी आपके मराइन मैमल्स होते हैं उन सब में आपको लंग्स आपको देखने को मिलेंगे 100%। सो दे विल बी हैविंग द लंग्स, सो ये भी आपकी सरफेस पे हमेशा आती रहेंगी फॉर द ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए। सो ये सब हमने देखा, इसलिए जस्ट टू गिव यू कंपैरेटिव एनाटॉमी कि आपका कैसा लोअर ग्रुप के अंदर आपको लंग्स देखने के लिए नहीं मिलते। बट एज यू मूव अहेड इन द ग्रुप, जैसे आप ग्रुप में अहेड आप चलना चालू करते हो, यू गेट टू सी कि आपके पास अब एग्जाम्पल ऐसे आने लगते हैं जिनके अंदर आपको लंग्स देखने के लिए आपको मिल रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया, टर्टल्स हो गए, मतलब ऑल द रेप्टाइल्स विल हैव लंग्स। बर्ड्स हो गए, ऑल द बर्ड्स आर गोइंग टू हैव लंग्स, एंड सेम थिंग गोज फॉर योर मैमल्स एज वेल। राइट। सो सबसे एडवांस जो आपका तरीका है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का, आई कैन श्योरली से इट इज गोइंग टू बी अ लंग्स। ठीक है। अब बर्ड्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एयर सैक्स का फायदा क्या होता है। अब होता क्या है ना, बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स को अगर आप देखा जाए तो बर्ड्स लाइक लाइक फ्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, और कई बार बर्ड्स को काफी लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स तो उनके पास होते ही है, बट लंग्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पाउचेस होते हैं वहां पे लगे हुए, एंड उस एक्स्ट्रा पाउचेस को हम बोलते हैं वहां पे एयर सैक्स। तो वहां पे वो लोग एयर को स्टोर करके रखेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से एयर यूज करके दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। याद रखेगा कि आपके जो बर्ड्स होते हैं उनके लंग्स के साथ एयर सैक्स भी होते हैं, जिसमें लोग एयर को स्टोर करते हैं और उसे यूज कर सकते हैं उनके लाइक मैकेनिज्म के, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ड्यूरिंग द फ्लाइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्ड को काफी लंबे टाइम के लिए उड़ना पड़ता है, तो वो टाइम पे एयर सैक्स बड़े काम आते हैं। दे आर लाइक, ऐसा समझो वो उनके खुद के स्टोरेज बॉडीज हैं, दे आर लाइक स्टोरेज स्ट्रक्चर जहां पे आपका एयर स्टोर करा जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो अब हम बात करेंगे हमारे लंग्स के कॉन्टेक्स्ट में इन टर्म्स ऑफ मैमल्स, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मोर प्रिसाइज विल टॉक इन टर्म्स ऑफ माई ह्यूमन बींग्स। तो अगर मैं ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे बात करूं तो याद रखना, ये होता क्या आपके बॉडी के अंदर, योर सेल कंटिन्यूसली यूज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट रिलीजेस द एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस द एटीपी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको जो सेल होता है वो कंटिन्यूसली आपका O2 यूज करेगा। आपका जो सेल हमेशा रहेगा यहाँ पे, वो कंटिन्यूसली आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम करता रहेगा। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो कंज्यूम इसलिए कर रहा है ताकि वो आपका ब्रेक डाउन कर सके कई सारे मॉलिक्यूल्स को, राइट, और बना सके कई सारे एटीपीज। सो मेनी मॉलिक्यूल्स हैज टू बी ब्रोकन डाउन, राइट। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, आपको अगर ग्लूकोज को सही से ब्रेक डाउन करके बनाना हो बहुत ज्यादा एटीपी, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। और यही करने के लिए, यही चीज करने के लिए आपका सेल जो होगा वो हमेशा आपका O2 कंज्यूम ही करता रहता है। तो याद रखना, एक सेल के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, और उनको रन करने के लिए यू नीड टू हैव अ सप्लाई ऑफ O2 ऑल द टाइम, राइट। सो यू हैव टू हैव अ सप्लाई ऑफ O2 ऑल द टाइम, और तभी आप उसमें से आप एनर्जी भी बना पाओगे। ठीक है। एट द सेम टाइम, जब आपका अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, उसी टाइम पे आपका वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पे आपका बनेगा। ये चीज रखना, जब आपके सेल के अंदर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, व्हेन यू फाइंड कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा होगा, तो उसी दौरान आपका CO2 भी यहाँ पे आपका बनता है। इवन योर CO2 इज गेटिंग फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। अब CO2 जो आपका सेल के अंदर बन रहा है, इसको आपको बॉडी में रखना नहीं है। याद रखना, CO2 को आपका ज्यादा टाइम के लिए आपको यहाँ पे रखना नहीं है, आपको उसे बॉडी के बाहर निकालना है, राइट। आपको उसे बॉडी के बाहर निकालना होगा, और वही करने के लिए हम हमारे यहाँ पे लंग्स यूज करेंगे। ठीक है, फॉर मेकिंग दैट हैपन हम यहाँ पे हमारे लंग्स यहाँ पे यूज करेंगे। याद रखना, ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे, प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट ड्यूरिंग योर मेटाबॉलिक पाथवे आपका O2 कंज्यूम किया जाता है, और आपका CO2 आपका रिलीज किया जाता है। और ये सब आपका सेल के अंदर हो रहा होगा। और जब ये सेल के अंदर हो रहा होता है, इससे फायदा क्या होता है, लाइक याद रखना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि O2 की जरूरत आपको हमेशा रहेगी, और CO2 को आपको हमेशा बॉडी के बाहर निकालना होगा, और ये हमेशा बनता ही रहेगा। ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगर आप देखोगे, आप जब भी आप एक्सेल कर रहे हो, जब भी आप ब्रीद आउट कर रहे हो, तो आप CO2 को बाहर निकाल रहे हो। ओके।
अगर आप ब्रीथ करना बंद कर देते हो तो आपका CO2 का लेवल काफी ज्यादा हाई होने लगता है। याद रखना, अगर आप ब्रीथ करना बंद कर देते हो तो आपका CO2 का लेवल काफी ज्यादा हाई होने लगता है बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी काफी स्ट्रांगली आपको बताने की कोशिश करती है दैट यू हैव टू स्टार्ट ब्रीदिंग, you have to start breathing so that you can throw out that CO2 molecules. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि अगर मैं अपना नाक बंद कर लूं या अपनी सांस रोक लूं तो मेरा CO2 का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आप मुझे कुछ सोच के बताओ कि किस कंडीशन के अंदर मुझे मेरा CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है आपके हिसाब से। एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, और क्या ऐसी एक्टिविटी हो सकती है तब मेरा CO2 का लेवल बढ़ेगा? क्या लगता है आपको, कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? Less amount of oxygen. नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करोगे, आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो जहां पे आपके बॉडी में CO2 का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है? सर Swimming. एक्सरसाइज। ठीक है, एक तो एक आंसर आपका है यहाँ पे, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ठीक है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इसमें आपका हो सकता है कि CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा, राइट? ठीक है, और Swimming. बहुत बढ़िया, राइट, स्विमिंग। हाँ, रनिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है, राइट, आई कैन ऑल्सो से रनिंग ओवर हियर, यस, एंड यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर स्विमिंग। यस सर। इवन एक चीज होती है समथिंग नोन एज माई डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग, जब आप डीप सी डाइविंग करते हो ना, तब आप क्या करते हो, लाइक अपना ब्रेथ को रोकते हो और पानी के अंदर डाइव करते हो और देखते हो आप कितनी नीचे तक जा सकते हो, एंड देन यू कम आउट ऑन द सरफेस। सो इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, आप ऑक्सीजन ले नहीं रहे होते हैं और आपका CO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ता है, काफी बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये कि मैं आपको ये एग्जांपल क्यों आपको पूछ रहा हूँ, ये सब आप आगे वाले लेक्चर्स में आप समझोगे, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस, नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी हैपनिंग बेस्ड ऑन दिस। सो प्लीज नो दैट आप रनिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर CO2 बनेगा ज्यादा, राइट? और यहाँ ये टाइम पे हो सकता है कि आपका O2 कंटेंट थोड़ा कम हो जाए, तो इसलिए आप रन जब करते हो आप बहुत लंबे टाइम तक बाहर नहीं सकते हैं, एक टाइम पे आपको रुकना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ब्रीथ अ लॉट। ओके, दैट इज बिकॉज कि आपका CO2 लेवल बढ़ चुका है और O2 कम हो चुका है, एंड यू हैव टू टेक इन द ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन लेना है ताकि वापस से आपके बॉडी के अंदर O2 यूज करके आपके सेल्स ATP बनाए, जिनको यूज करके आप वापस से दौड़ सकते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दीज आर द इवेंट्स which can lead to an increase in CO2 content. Now, because an excessive amount of CO2 produce acidity, याद रखना अगर ज्यादा CO2 होता है then वो आपकी acidity create कर सकता है ब्लड के अंदर, that can be toxic to the cells। इसलिए excess of CO2 must be eliminated quickly and efficiently। याद रखिएगा, अगर CO2 का कंटेंट ज्यादा होता है आपके बॉडी के अंदर then it can create acidity in the ब्लड स्ट्रीम, और इसलिए इसको तुरंत बाहर निकालना काफी जरूरी होता है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एसिडिटी कैसा हो रहा है वो सब हम थोड़ा आप डिटेल में आप बाद में देखोगे, अपने आप आपको समझ आएगा, बट याद रखना दिस कंपोनेंट यू हैव टू नो, राइट? नाउ टू मेक दिस हैपन यू हैव योर लंग्स। O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालने के लिए आपके पास होते हैं लंग्स, राइट? सो मैं कह सकता हूं यू हैव आपके पास एक काफी अच्छे से एस्टेब्लिश आपके पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके पास एक काफी अच्छा एस्टेब्लिश रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ये आपको करके देगा, जिसमें आप क्या करोगे, आप CO2 को रिलीज करोगे बॉडी के बाहर और O2 को अंदर लोगे। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम अकेला यहाँ पे काम नहीं करता, आपको इवन मिलता है देखने के लिए कि यू हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। यू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका यहाँ पे होगा वो भी आपके यहाँ पे हेल्प करेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे बेसिकली देखा जाए तो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज अगर आप देखोगे टिश्यू से लंग्स तक लेके कौन आएगा आपके CO2 को, आपका ब्लड लेके आएगा। ट्रू, आपका ब्लड लेके आएगा। उसी तरीके से लंग्स से अगर मेरे ब्रेन तक मुझे O2 पहुंचाना होगा तो वो भी मेरा ब्लड ही करेगा। तो याद रखना दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वर्क इन कोऑर्डिनेशन for throwing the CO2 out and bringing the O2 in. So they work in coordination. That is something you have to know. अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अब आप लोग जानते हो कि यार आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू गैस एक्सचेंज, जब मैं कह रहा हूँ गैस एक्सचेंज यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे CO2 को रिलीज करने की और O2 को अंदर लेने की। तो ये तो आपका काम हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ और भी कुछ काम होते हैं जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, लाइक
इट इज गोइंग टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड, ये ब्लड पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इट्स गोइंग टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। कैसे करेगा आप आगे देखोगे, आपको आगे समझ आएगा। सो याद रखना, इट्स गोइंग टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। उसके बाद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो हेल्प इन द जनरेटिंग द सेंस ऑफ स्मेल। आपको जो सेंस ऑफ स्मेल मिलता है वो भी तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको मिल रहा है। यू ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ स्मेल जो आपको वहां से मिल रही होती है। ओके, then you can have something like your voice, okay, even your sound production, even your sound production आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सो याद रखना, साउंड प्रोडक्शन भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज गोइंग टू फिल्टर द इंस्पायर्ड एयर, ये भी एक काम करता है। वो इसका काम होता है फिल्टर करना इंस्पायर्ड एयर को, फिल्टर द इंस्पायर्ड एयर, मतलब जो एयर आपने अंदर ली है उसको फिल्टर किया जाएगा आपके लंग्स के तरफ भेजने के पहले, जो काफी जरूरी है क्योंकि कई सारे माइक्रोब्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो याद रखना, आप तो जानते हो कि एक तो इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक तो काम आप जानते हो जिसको आप डिटेल में समझोगे भी, एक तो इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बट इसके साथ साथ यू विल हैव समथिंग लाइक योर, कि पीएच भी मेंटेन कर रहा है ब्लड का, जो अराउंड 7 होना चाहिए, उसके आगे पीछे ज्यादा हुआ तो दिक्कत आ सकती है। आपका सेंस ऑफ स्मेल आपका आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, आपकी नोज इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आपको हेल्प करिए स्मेल करने के लिए, राइट। साउंड प्रोडक्शन, जो भी आप आवाज निकाल पा रहे हो, जो भी आप बोल पा रहे हो, जो भी आपका साउंड, आप वोकल कॉर्ड जो आपका है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आप जब भी कोई ब्रीथ करते हो एयर को, द एयर हैज टू बी फिल्टर्ड, इसको लंग्स के तरफ पहुंचाने के पहले इसको फिल्टर करना जरूरी है। तो वो भी आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका करेगा। तो एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है इसके। जिस काम को हम ज्यादा फोकस करेंगे चैप्टर के दौरान वो ऑब्वियसली ये रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट। बट याद रखना, इसके अलावा भी यू हैव प्लेंटी ऑफ रोल ऑफ माय रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। पीएच वाली कहानी आप टाइम के साथ साथ समझोगे, राइट। बाकी सब तो आई थिंक इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। क्या ये वाला स्लाइड सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेशन। इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो लेट्स सी दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ओवर हियर। यू हैव, तो ओवरऑल अगर देखा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव अ नोज, आपको मिलेगा फेरिंग्स, देन यू विल हैव अ लैरिंग्स, ब्रोंकाई और लंग्स। दैट इज कलेक्टिवली यू गेट टू सी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू हैव अ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ओके, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक आपका होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पे आपका आएगा नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपका हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका रहा है नोज। नोज के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। फेरिंग्स तो आप लोग जानते हो, फेरिंग्स इज समथिंग कॉमन फॉर योर जीआई ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज फॉर माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चीज याद रखना, फेरिंग्स दोनों के लिए कॉमन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, ये सब बनता है मेरा पार्ट ऑफ माय अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? आपका होता है लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई एंड योर लंग्स। दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप एक बात यहाँ पे समझो, एंड जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, आप वो सब चीजें देखोगे या समझोगे जो आपके लाइफ से रिलेटेड होती है, या एवरी नाउ एंड देन आपने कभी उन्हें उनके बारे में पढ़ा होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको सर्दी होती है तो आपका कौन सा एरिया ब्लॉक हो जाता है? Sir, nose. नोज आपको हो जाता है ब्लॉक, राइट। आपका नोज वहां पे ब्लॉक होता है, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है इसलिए आ रही है कि आपका नोज वहां पे हो जाता है ब्लॉक। अब याद रखना, जब आपको सर्दी होती है, जिसको हम कॉमन कहते हैं एज अ कोल्ड एंड कफ, और वी कैन कॉल इट एज अ कॉमन कोल्ड, जिसे हम बोला करते हैं। ये जो कॉमन कोल्ड जब आपको होता है, ये आपका अफेक्ट करता है सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कभी आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ये कभी आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट। आपका जो भी ब्लॉकेज होगा आपके नोज में होगा, राइट, जो 3 से 4 दिन तक रहेगा, एंड देन यू विल हैव अ सेंस ऑफ रिलीफ कुछ टाइम के बाद। सो ये जो कंडीशन है आपकी, ये जो डिजीज आपके यहाँ पे हो रही है, ये आपका अफेक्ट करिए ओनली द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बट कुछ डिजीज आपकी ऐसी होती है जो अफेक्ट करते हैं आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को,
जैसे आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, समथिंग नोन एज माय ट्यूबरक्लोसिस, Yes, राइट, sir. Yes, sir. समथिंग लाइक निमोनिया, Yes, sir. कोविड, Yes, sir. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ये लोग आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं, और अगर ये आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं दैट मींस दे आर अफेक्टिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो ये चीज भी आप समझोगे ये चीज, लेकिन अभी आप याद रखना ये बात को कि कॉमन कोल्ड की जब हम बात करते हैं ये आपके लंग्स को भी अफेक्ट नहीं करता, इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसलिए इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होता। बट अगर मैं बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस का, निमोनिया का या कोविड का, दे कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द लंग्स। अब जब लंग्स पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, यहाँ पे आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखना। सो सम डिजीज विल ओनली टारगेट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सम कंडीशंस विल ओनली हैव इन्फ्लुएंस ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कुछ कंडीशन से अपर एरिया को अफेक्ट करेगी, कुछ डिजीज होती है जो स्पेसिफिकली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। Correct, you will have a larynx, trachea, bronchi and lungs in the lower respiratory tract. So that's one thing you have to know. Now, इसके अलावा नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, बाय द वे, आपने एक कंडीशन सुनी होगी समथिंग में अस्थमा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये टर्म आपने सुना, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो राइट, एंड यू विल बी एबल टू रेट, यू योरसेल्फ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो देखो इसे आराम से सी। अब यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टिंग जोन। लेट्स सी ये कंडक्टिंग जोन क्या होता है। तो जब मैं बात करता हूं, जब मैं आपको बोलूं कभी कि यार आप बताओ, या मैं किसी एक को पूछूं कि यार साक्षी आप बताओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कंडक्टिंग जोन क्या होता है, तो आपने ये बात याद रखनी कि कंडक्टिंग जोन में वो वाला एरिया आएगा जिसके मदद से आपकी एयर आपके लंग्स तक पहुंचती है। ये वो आपका एरिया होता है जिसके थ्रू आपकी जो एयर होती है बाहर से ट्रेवल करते करते हुए आपके लंग्स तक पहुंचती है। उस एरिया को हम बोलते हैं, या उस रीजन को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे कंडक्टिंग जोन, राइट। सो कंडक्टिंग जोन कंसिस्ट ऑफ series of interconnecting cavities and tubes both outside and within the lungs। इनके थ्रू क्या होगा ना, ये आपके वो ट्यूब्स होंगे, ये वो चैनल्स होंगे जिनको यूज करके आप एयर को लंग्स तक लेके आते हो। उस एरिया को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ कंडक्टिंग जोन। तो अगर देखा जाए ना यहाँ पे, तो आपका नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, देन आपका लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ये सारा आपका जो एरिया होता है दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई कंडक्टिंग जोन। क्योंकि यहाँ पे आपका गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आप एयर को ट्रेवल करा के ला रहे हो अप टू योर लंग्स, वहां तक आप उसे लेके आ रहे हो। तो ये जो जितने भी ट्यूब आपको दिखेंगे, आगे हम देखेंगे स्लाइड के अंदर, ऑल दोस ट्यूब्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई कंडक्टिंग जोन। आपको याद रखना है कंडक्टिंग जोन के अंदर आपका गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पे सिर्फ आप गैस को लेके आ रहे हो, या अगर CO2 है तो उसे आप वहां से बाहर भेज रहे हो, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, दिस इंक्लूड समथिंग लाइक योर नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये सब बनते हैं अ पार्ट ऑफ माय कंडक्टिंग जोन, क्योंकि यहाँ इनको यूज करके मैं एयर को लेके आता हूं अपने एकदम एंड पॉइंट तक, दैट इज माय एल्वोलाई, ठीक है। सो दैट इज माय कंडक्टिंग जोन। याद रखना यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे नहीं होता, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कंडक्टिंग जोन का एक तो काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट। सो आई कैन से द गैसेस कैन बी ब्रॉट अप टू द टिश्यूज, और आई कैन से टुवर्ड्स द एल्वुलाई। सो गैसेस are been transported over here in this area, in this area। इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो कंडक्टिंग जोन होता है वो और भी कुछ रोल प्ले करता है, लाइक योर फिल्टरिंग ऑफ एयर, फिल्टरिंग ऑफ एयर, ये करेगा आपका कंडक्टिंग जोन। याद रखना, इसका ये काम होता है कि आपका जब इनहेल कर रहे हो तो आपका नेजल कैविटी में आपका फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है, ठीक है। आपके नेजल कैविटी के अंदर ही आपका फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है एयर का। सो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर आपका यहाँ पे करा जाता है। देन वार्मिंग ऑफ एयर, एक होता है आपका यहाँ पे टर्म वार्मिंग ऑफ एयर। वार्मिंग ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि अगर आप जो एयर ब्रीद इन कर रहे हो, अगर उसका टेम्परेचर काफी लो है, तो उसको अंदर लेने के बाद उसे आप बॉडी टेम्परेचर से मैच कराते हो, या उसको उस टेम्परेचर पे लेके आते हो जो बॉडी टेम्परेचर के साथ सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं वार्मिंग ऑफ द एयर। तो इवन अगर आप खड़े हो किसी एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर आपका काफी लो है, अराउंड 8-9 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस है,
जब आप ब्रीद इन कर रहे हो उस एयर को, आपका जो कंडक्टिंग जोन होता है वो क्या करता है, उस एयर को वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएगा, उसे हम बोलते हैं हमारा वार्मिंग ऑफ एयर। सो नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे लेके आएगा लंग्स पे पहुंचाने के पहले। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक तो ये एयर को बाहर से अंदर तक लेके आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे होगा फिल्टरिंग ऑफ एयर, फिल्टरिंग होगा आपके एयर का, तो फिल्ट्रेशन आप कर रहे हो। उसके साथ साथ इवन द वार्मिंग ऑफ एयर इज बीन डन बाय माय कंडक्टिंग जोन, ये आपका कंडक्टिंग जोन आपका ये चीज करेगा, राइट। बीइंग मोर प्रिसाइज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला एरिया ही ये सब करने लगता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला जो एरिया होता है वो ये सब चीजों को डील कर लेता है और इन सबको वहां पे उस फिल्ट्रेशन और वार्मिंग ऑफ एयर कर देता है, ठीक है। तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है यहाँ पे सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टिंग जोन, ये आपको यहाँ पे कंडक्टिंग जोन। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट, यू कैन डायरेक्टली नॉट इन द चैट, आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, राइट। कौन सा वाला पार्ट आप फिर से, अच्छा ये फिर से एक्सप्लेन कर दो, फिर से एक्सप्लेन करो वाला पार्ट कौन सा बेटा, कौन सा, बिकॉज राइट नाउ आई एम लुकिंग इन द चैट, सो जस्ट कैन यू टेल मी कौन सा पार्ट, कंडक्टिंग जोन वाला पार्ट या दूसरा वाला, ये वाला? The warming of air. वार्मिंग ऑफ एयर में क्या होता है ना यहाँ पे कि देखो, जब आप एयर को ब्रीद इन करते हो ना, तो समझो बाहर की जो एयर है उसका टेम्परेचर काफी लो है। समझो आप लेह लद्दाख में हो, टेम्परेचर है अराउंड लाइक -16 डिग्री सेल्सियस। तब आप एयर को जब ब्रीद इन कर रहे हो, तो वो एयर को जब आप वो बॉडी के अंदर आती है, जब वो आपके नेजल पैसेज से पास होती है, तो आपका कंडक्टिंग जोन क्या करता है ना, वो एयर लंग्स के तरफ पहुंचने से पहले उसका टेम्परेचर सेम हो जाता है टू योर बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो इवन अगर उसका टेम्परेचर काफी लो था बाहर के एटमॉस्फेयर का, बाहर की एयर का, जब उसे ब्रीद इन करते हो उसका टेम्परेचर आप ले आते हो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे वार्मिंग ऑफ एयर, दैट इज समथिंग कॉल्ड बाय वार्मिंग ऑफ एयर। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर उसका उतना ही कर देते हो जितना आपका बॉडी टेम्परेचर है, एंड देन यू मेक श्योर कि वो आपका लंग्स तक पहुंचे। ये करता है आपका यहाँ पे कंडक्टिंग जोन, राइट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग डन बाय माय कंडक्टिंग जोन, ठीक है। फिल्ट्रेशन तो कर ही रहा है और ये भी आपका यहाँ पे एज अ कंडक्टिंग जोन, राइट। अच्छा मुझे एक और चीज आप बता दो यहाँ पे कि ये जो, थोड़ा सोच के बताओ कि आपका जब सर्दी होता है आपको, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। अच्छा आई होप के समझ आ गया आपको, वार्मिंग ऑफ एयर समझ आ गया, Yes, sir. राइट, Yes. ठीक है। अब जब आपको Yes, sir. कॉमन कोल्ड होता है ना, तो बेसिकली कॉमन कोल्ड आपके एक वायरस की वजह से आपको होता है, आपको होगा एक वायरस की वजह से, जिसको आप कहते हो एज अ राइनो वायरस। एक वायरस होता है जिसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड, और आपको ये साल में 4 बार हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी नॉन फेटल थिंग, जो आपको साल में 4 बार भी हो सकती है राइनो वायरस से आपको कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड जब आपको होता है, तो ये नाक को ब्लॉक करने का रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ योर ब्लॉकिंग द नोज सडनली, पूरा म्यूकस क्यों आ जाता है, क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है करने का? Sir, filter of air नहीं होती है मतलब। ठीक है, ठीक है, दैट्स नॉट अ रॉन्ग आंसर, दैट्स वेरी मच करेक्ट। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, तो देखो होता क्या है इसके अंदर, आपका ब्लॉक करने का नोज का एक वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि आपने इतना म्यूकस आपने सिक्रीट कर लिया होता है उस एरिया के अंदर, कि अगर कोई दूसरा पैथोजन अगर बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है। सो बॉडी क्या करती है कि यार ओके वी हैव सीन दिस इन्वेजन ऑफ आपका कॉमन कोल्ड वाला वायरस आ चुका है, और वो बनाना चालू करती है हद से ज्यादा म्यूकस। म्यूकस बनाने का रीजन ये होता है कि आप चीजों को ट्रैप कर सको, आप चीजों को ट्रैप कर सको कि ये आ चुका है और कोई आना नहीं चाहिए, और आपका म्यूकस वही काम करेगा। इवन अभी भी अगर आपके निजल पैसेज में जो भी म्यूकस है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो ट्रैप करता है माइक्रोब्स और पैथोजन को, ठीक है। और वो टाइम पे तो ज्यादा किया जाता है बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू डिफेंड यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक ऑफ द पैथोजन, इसलिए आपको इतना सारा म्यूकस आपको दिखता है नाक के अंदर और थ्रोट के अंदर, ताकि वो ट्रैप कर सके किसी पैथोजन को एंड उसे न्यूट्रलाइज कर सके। सी बॉडी विल ऑलवेज ट्राई कि ध्यान रखे कि कोई भी पैथोजन आपका लंग्स तक ना पहुंचे, राइट, दैट इज समथिंग इट विल डू, बिकॉज लंग्स अगर ज्यादा भी बदल देन इट कैन बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ यू हैव अ रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, यू विल हैव अ कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब्स एंड टिश्यूज विद इन द लंग्स वेयर द गैसेस एक्सचेंज अकर। अब ये वो आपका एरिया होता है बेटा जहां पे आपको गैशियस एक्सचेंज आपको होते हुए आपको दिखेगा, दिस इज दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपको गैशियस एक्सचेंज होगा, राइट, लाइक योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। अब आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसने इसको कवर नहीं किया, दे हैव लाइक हैवंट कवर्ड दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये भी आपका होता है पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी जोन का। तो आपको याद ही रखना है रेस्पिरेटरी जोन वाला एरिया है जहां पे एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ पे आपका
एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, दिस इज वेयर विल फाइंड योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस। इसमें आपके एल्यूलर डक्ट आपको दिख जाएगा, एल्यूलर सैक आपको दिख जाएगा, और इवन योर एल्यूलाई विल बी सीन ओवर हियर, राइट? दिस ऑल बिकम पार्ट ऑफ माय रेस्पिरेटरी जोन। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, दे कैन आस्क यू दैट व्हिच जोन इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जब मैं कह रहा हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट मींस आपका O2 आप यहाँ पे, हाँ जी मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आप बात करते हो रेस्पिरेटरी जोन की, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो आपका एरिया आएगा लंग्स का, या वो आपका एरिया आएगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहां पे आप करते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे आप करते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब इस एरिया में क्या होगा, आप CO2 को आप रिलीज करोगे, राइट, और O2 को आप अंदर लेते हो। दिस आर द एरियाज वेयर यू डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उस एरिया को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, सेल्युलर डक्ट, एल्यूलर सैक एंड एल्यूलाई आर अ पार्ट ऑफ माय रेस्पिरेटरी जोन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इनका एक्चुअली ये वो एरिया होगा जहां पे आप एक्सचेंज करते हो अपने गैसेस को, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज माय रेस्पिरेटरी जोन, और क्या होता है मेरे यहाँ पे कंडक्टिंग जोन, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा। ओके, सो इसका रोल तो दिख ही रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका रोल तो अलग ही था वहां पे। उसका रोल देखो, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, फिल्टर हो रहा था, वार्मिंग हो रहा था, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे नहीं हो रहा था, राइट? यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई फटाफट इसे देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। provides for gas exchange, intake of O2 for the delivery to the body and cells, and removal of the CO2 produced by the body cells। तो ये एक तो रोल हम जानते ही हैं। हेल्प्स रेगुलेट द पीएच, ये भी हम जानते हैं, हमने देखा था, लाइक वी नो दिस। कंटेंट रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, आपका जो सेंस ऑफ स्मेल आपका यहाँ पे होता है वो आपका मिलता है आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही। एयर भी आपने फिल्टर करनी है, राइट? उसके साथ साथ वोकल साउंड भी आपके यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, सो साउंड प्रोडक्शन भी आपका यहाँ पे होता है, राइट? उसके साथ साथ याद रखना एक स्मॉल अमाउंट में वाटर भी आप एक्सक्रीट करते हो, एक स्मॉल अमाउंट में, एक काफी स्मॉल अमाउंट में आप वाटर एक्सक्रीट करते हो ड्यूरिंग द एक्सलेशन। तो जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो ना, जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो तो थोड़ा सा मॉइस्चर आपके बॉडी में से बाहर जाता है, ये चीज याद रखना। जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो थोड़ा सा मॉइस्चर आपके बॉडी में से बाहर जाता है, और वही यहाँ पे बताया गया है दैट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर द टू एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट। ठीक है, सो ये आपके कुछ रोल्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखते हैं, समथिंग यू विल रिमेंबर। इनको कोई सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके बारे में आप पढ़ोगे आगे जाके, सो यू विल बी रिमेंबरिंग ऑल ऑफ देम, राइट? अब मैं क्या करूंगा ना, आई जस्ट ट्राई टू टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। मुझे यहाँ पे आपको कुछ चीजें पहले आपको यहाँ पे बतानी है, तो जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। सी, अगर मैं बात करता हूँ लंग्स की, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर, पहले पिक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सो यू विल हैव अ नोज, Yes, sir. नोज के बाद यू विल हैव द फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या किसको याद है फेरिंग्स के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? मैं Sir, एक, हाँ बोलो। laryngopharynx, ठीक है, एक है आपका लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है, nasopharynx, लेरिंजोफेरिंग्स। फिर दूसरा कौन सा था, बोलो? बक्कोफेरिंज। sir, फेरिंग्स, sir, nasopharynx, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, sir, नेजोफेरिंग्स, sir, oropharynx, हाँ जी, राइट राइट, एंड देन यू हैड ओरोफेरिंग्स, बहुत बढ़िया, यू हैव अ ओरोफेरिंग्स, ठीक है, राइट? So nasopharynx, laryngopharynx, oropharynx are the 3 type of pharynx you know, very good। ये आपके 3 टाइप के आपको फेरिंग्स हमें मिलते हैं। तो यार फेरिंग्स आपका कॉमन हो जाता है आपका जीआई ट्रैक के लिए और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अगर आपको याद हो तो ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स इन्वॉल्व थे जहां से खाना पास होता था, इनके Yes, sir. पास से आपका खाना पास होता था, अगर आपको वो पिक्चर याद हो तो जो हमने देखी थी। लेकिन जब आप एयर की बात करोगे, यहाँ पे आपका नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे आपका नेजोफेरिंग्स आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं बाद में। यू हैव अ फेरिंग्स ओवर हियर, देन यू हैव द लेरिंग्स। लेरिंग्स जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना, याद रखना आपने, लेरिंग्स इज नथिंग बट योर वॉइस बॉक्स। Yes, लेरिंग्स sir. जब भी आपके सामने टर्म आता है, आप यहाँ पे बोलेंगे दैट इट इज गोइंग टू बी माय वॉइस बॉक्स, इससे ही मेरी आवाज निकलती है। क्या आपको लगता है लेरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर बर्ड्स में भी मिलता होगा? क्या लगता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बर्ड्स में भी आपको लेरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, और जो बर्ड्स में मिलता है ना उसे हम सिरिंग्स कहते हैं, याद रखना। जो बर्ड्स में जो स्ट्रक्चर मिलेगा ना आपको लेरिंग्स जैसा, उसे हम बोलेंगे सिरिंग्स,
और आप तो जानते हो बर्ड्स तो काफी आवाजें निकालते हैं, तो उनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्या क्रोकोडाइल में लेरिंग्स मुझे मिलेगा? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. आवाज Yes, निकालना sir. इसलिए मिलेगा, ठीक है। यू विल हैव वॉइस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बट नॉट एज गुड एज लेरिंग्स, बट यस यू विल हैव दैट। ओके, ठीक है। सो you'll have a larynx and then you will have the trachea, then you will have the trachea over here, okay। और आप यहाँ पे देखोगे कि ट्राइकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इट इज टर्निंग इनटू टू ब्रोंकाई, और दोनों ब्रोंकाई जा रहे हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नोज है पहले, देन यू हैव द फेरिंग्स, देन यू हैव द लैरिंग्स, फिर आपका बन रहा है यहाँ पे ट्राइकिया, और ट्राइकिया अंदर जाके बाइफरगेट करता है और जाता है दोनों लंग्स के अंदर, राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, उसको हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये थोड़ा आप इस पे अटेंशन देना, समथिंग इज इंपॉर्टेंट। समझो ये आपका ट्राइकिया है, अब assume that this is going to be a trachea, right? जैसे ही ट्राइकिया आपका लंग्स के पास आएगा, इट विल ब्रांच, सो लेट मी मेंशन दिस इज माय ट्राइकिया। अब ट्राइकिया जैसे ही लंग्स के पास आएगा, इसके निकलेंगे दो ब्रांचेस, राइट। एक आपका जाएगा ब्रांच लेफ्ट लंग की तरफ, एक आपका जाएगा राइट लंग की तरफ, ठीक है। समझो ये वाला जो ब्रांच है ये जा रहा है लेफ्ट लंग की तरफ, assume that this is my लेफ्ट लंग की तरफ जा रहा है, सो दिस इज माय लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है मेरे यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये लंग्स के अंदर चला जाता है एंड इट हैज एंटर इनसाइड द लंग। सो याद रखना दिस इज समथिंग ऑन द लेफ्ट लंग में, ये अंदर चला गया। वैसे ही आपके राइट लंग में भी आपका एक ब्रोंकाई अंदर जाएगा, उसे भी हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। समझो ये मेरा लंग्स के अंदर आ जाता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ रैंडम लंग ओवर हियर। समझो ये मेरा लंग्स वाला एरिया है, राइट, तो ये इसके अंदर मेरा आ गया। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जब आपका अंदर आ चुका है, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल स्प्लिट इनटू ब्रांचिंग, इसकी अब ब्रांचिंग यहाँ पे आपको निकलेगी। तो जब प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर गया, उसके यहाँ पे ब्रांचिंग मुझे मिली, और ये ब्रांचिंग जो मुझे यहाँ पे मिली, इसको मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे एज अ सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई की और भी मुझे यहाँ पे ब्रांचिंग मिलेगी, सो अब मैं सेकेंडरी ब्रोंकाई को देखूंगा यहाँ पे, तो इसमें भी मुझे इसकी ब्रांचिंग मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिलने लगती है, तो इसकी ये भी ब्रांच आउट हो रहा है। और जैसे जैसे आपके ये ब्रांचेस बनेंगे ना, ये स्मॉल होता जाएगा, याद रखना इसका डायमीटर स्मॉल होता जाएगा। तो आपका जब सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है वो भी ब्रांच आउट करेगा, एंड नाउ यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ योर टर्शियरी ब्रोंकाई, you have a formation of your tertiary bronchi, राइट। अब क्या होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई जो होगा वो ब्रेक डाउन करेगा इनटू योर ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू समथिंग नोन एज माय ब्रोंक्यूल्स, ये और भी स्मॉल डायमीटर वाले स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन करेगा, और वो यहाँ पे होंगे मेरे समथिंग व्हाट यू कॉल देम एज अ ब्रोंक्यूल्स। सो लेट्स मेक देम, सो यहाँ पे जो मेरे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं स्मॉल स्मॉल, ये होंगे मेरे ब्रोंक्यूल्स, ये होंगे मेरे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रोंक्यूल से आगे बढ़ने के लिए आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो ना, जब आप ट्राइकिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझो आप एक बॉडी को ओपन करके देखते हो, चाहे वो रैट की ही बॉडी क्यों ना हो, और जब आप तुम ट्राइकिया को देखोगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसे कार्टिलेजस रिंग लगे हुए आपको दिख जाएंगे, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ कार्टिलेजस रिंग यहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो याद रखना यू विल फाइंड अराउंड 12 से लेकर 16 जितने आपके कार्टिलेजस रिंग आपको मिल जाएंगे, यू विल हैव कार्टिलेजिनियस रिंग आपको मिलती है इन योर ट्राइकिया, और इसका काम होता है सपोर्ट करना, इसका काम होता है सपोर्ट करना एंड टू मेक श्योर कि ट्राइकिया कोलैप्स ना हो, आपका ट्राइकिया कोलैप्स ना हो, इस चीज का ये काम होता है। तो याद रखना आपको सी शेप की, यहाँ पे मेंशन देयर विल बी सी शेप की आपको मिलेंगी कार्टिलेजियस रिंग यहाँ पे लगी हुई, और जो सी शेप की कार्टिलेजियस रिंग यहाँ पे आपको लगी हुई आपको दिख जाती है, इनका काम होता है ध्यान रखना कि आपका जो ट्राइकिया वो आपका यहाँ पे कोलैप्स ना हो, और वही रिंग आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आपको मिल जाएगी, राइट। और वही रिंग मुझे मिलती है इवन देखने के लिए मेरे सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, और वही रिंग मुझे वापस मिलेगी देखने के लिए इन माय टर्शियरी ब्रोंकाई। प्लीज याद रखिए आप लोग ये चीज यहाँ पे कि ये जो आपके जो कार्टिलेजियस रिंग आपके यहाँ पे है, इनका काम होता है टू एंश्योर दैट योर ट्राइकिया एंड योर other bronchi does not collapse. It will ensure that your trachea does not collapse.
डज नॉट कोलैप्स। और उसके साथ साथ ये आपका एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। सो कोलैप्स में देखा ना, उसे एक सपोर्ट की तरह से वो काम करेगा, राइट। और यही चीज आपको मिलती है अंटिल योर टर्शरी ब्रोंकाई। तो टर्शरी ब्रोंकाई तक मुझे ये रिंग्स मुझे देखने के लिए मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको ये स्लोली बता रहा हूँ कि जो कार्टिलेज रिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपको दिखेगी टिल योर टर्शरी ब्रोंकाई। लेकिन जैसे आप ब्रोंक्यूल्स के अंदर आते हो ना, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको ये रिंग देखने को नहीं मिलती। ब्रोंक्यूल्स में जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको ये रिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सो दैट इज नॉट समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. राइट। Yes, तो sir. ये पहले आपको यहाँ पे आना है, यू हैव Yes. इट विल ब्रांच आउट इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसमें से बनेगा फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। ऑल द ब्रोंकाई विल हैव द कार्टिलेजस रिंग, राइट। बट जैसे आप ब्रोंक्यूल्स के अंदर आप आते हो, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको कार्टिलेजस रिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जो ब्रोंक्यूल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ब्रोंक्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन ब्रोंक्यूल्स को मैं कहता हूं दे आर कॉल्ड एज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। कॉल देम एज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है, वो लोग एग्जाम में आपको सिर्फ सीक्वेंस पूछ लेते हैं। सो दिस इज माय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी मेरी और ब्रांच आउट करेंगी, ये और मेरी फर्दर ब्रांच आउट करती हैं यहाँ पे, और ये नैरो होती जाएंगी, एंड दे विल फॉर्म समथिंग नोन एज माय रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये बनाएंगे मेरा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो याद रखना, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी आपको दो टर्म आपको याद रखने यहाँ पे। एक होता है आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और उसके बाद आपको मिलता है देखने के लिए आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आपको कुछ अलग से देखने को मिलेगा नहीं यहाँ पे। आपको यहाँ पे अब दो चीजें अब याद रखनी है। एक आपको दिखता है यहाँ पे डक्ट, एक आपको अब यहाँ पे दिखेगा आपका एल्वियोलर डक्ट। सो विल हैव ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, इसे समझ लो, दिस इज माय एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और उस डक्ट के साथ लगा होगा मेरा एल्वियोलर सैक, उसके साथ लगा होगा मेरा यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो यू, उसके साथ लगा होगा यहाँ पे पूरा एक ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। जैसे ग्रेप होता है ना, वैसे पूरा यहाँ पे एक सैक बना हुआ होगा, एंड दैट सैक इज नथिंग बट माय एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे you'll have alveolar duct and then you'll have the alveolar sac। अब एल्वुलर सैक के अंदर आपके होते हैं बहुत सारे एल्वोलाई, उसको हम बाद में देखते हैं। बट याद रखना, यहाँ तक आप पहुंच गए, और यहाँ पे आपका होता है बेसिकली एल्वुलर सैक के अंदर जो एल्वोलाई होंगे, वहां पे आपका गैशियस एक्सचेंज होगा। इसी एरिया के अंदर, दिस एरिया विच यहाँ पे मैं जहाँ पे एक स्टार बना रहा हूँ, इसी एरिया के अंदर आपका होता है यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। इसको वापस आप देखोगे पिक्चर के अंदर, सो यू विल अंडरस्टैंड, और आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ब्रोंक्यूल्स जो यहाँ पे है ना, आपके ब्रोंक्यूल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी, इनमें आपको कार्टिलेजस रिंग आपको नहीं दिख रही। इनमें आपको कार्टिलेजस रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिल रही, और इसका रीजन होता है, इसका एक रीजन है यहाँ पे, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो रीजन यहाँ पे क्या होगा। सोचो, अगर आप कभी फॉरेस्ट में जा रहे हो, और अगर आपके सामने कोई एनिमल आता है, समझो भालू आ गया आपके सामने, राइट, तो वो टाइम पे आप दौड़ना चालू करोगे। आपके बॉडी में क्या होगा, आपके बॉडी में रिलीज होगा समथिंग नोन एज योर एड्रेनलिन। समझो आपके सामने बेर आ गया, राइट, आपके सामने ब्लैक कलर का बेर आ गया, देन आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, आपके बॉडी में जनरेट होगा आपका एड्रेनलिन। ये टर्म आपने सुना भी होगा, काफी लोगों को एड्रेनलिन रश आता है जब वो लोग बंजिंग जंपिंग करते हैं, या व्हेन दे डू फॉर Yes, sir. स्काईडाइविंग, राइट। Yes, sir. तो आपका एड्रेनलिन यहाँ पे आपका रिलीज होगा, और ये जाके क्या करता है, इट विल गो एंड टेल द ब्रोंक्यूल्स, ये आपके ब्रोंक्यूल्स को जाके क्या करेगा, उन्हें डायलेट करेगा। तो ये ब्रोंक्यूल्स को जाके कुछ बोलेगा, ये ब्रोंक्यूल्स के पास जाएगा, और क्या करेगा, इट विल लीड टू अ डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इट विल लीड टू द डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अब ये हम समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, व्हाट डू मीन बाय डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये हम यहाँ पे समझते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के डायलेट करने का रीजन यहाँ पे ये होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर, लेट मी जस्ट कम बैक दिस। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। समझो ये आपका ब्रोंक्यूल्स है,
समझो ये आपके ब्रोंक्यूल्स है, इतना इसका डायमीटर है। जैसे ही आपके पीछे भालू पड़ा, जैसे ही आपके बॉडी में एड्रेनलिन आया, तो इसका जो डायमीटर होगा वो थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा। इसका डायमीटर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, राइट। वो थोड़ा सा आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये था आपका नैरो, राइट, और यहाँ पे ये हो गया थोड़ा सा ब्रॉड। और अगर आपको दिख रहा है कि अगर ये ब्रॉड हो चुका होगा, तो आप मुझे बताइए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसके थ्रू आएगा? नैरो वाले के थ्रू आएगा, ब्रॉड वाले के थ्रू आएगा? सब ब्रॉड। ब्रॉड वाले के थ्रू आएगा। ऑक्सीजन कंटेंट जो मेरा आएगा आपके लंग्स की तरफ, वो ब्रॉड वाले के थ्रू ज्यादा आ सकता है। बेटा मैंने यहाँ पे हाईवे का रास्ता ही बढ़ा दिया ना, मैंने आई हैव जस्ट इंक्रीज दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो मैं कहता हूँ यहाँ पे एज अ डायलेशन ऑफ माई ब्रोंक्यूल्स। जैसे मैंने डायलेट किया, जैसे मैंने इनका एरिया बढ़ा दिया वहां पे, अब मेरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फटाफट आ सकते हैं लंग्स की तरफ। दे कैन रश टू द लंग्स वेरी क्विकली। जब वो नैरो था, जब वो नॉर्मल था, तब भी O2 आ रहा था। O2 को आप ले सकते हो, बट यहाँ पे ज्यादा तेजी से आपका आएगा। और यही आप चाहते हो। जब आपके पीछे कोई एनिमल पड़ता है, तो वो टाइम पे आप चाहोगे कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा O2 अंदर ले, एयर को अंदर ले, ताकि उस O2 को यूज करके फटाफट आप एनर्जी बना सको, और उस एनर्जी को यूज करके आप भाग सको वहां से, या लड़ सको उस बेर के साथ, जो भी आपको करना हो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर कि ये होता है आपके लंग्स के अंदर, और ये क्योंकि बॉडी करना चाहती है, इसलिए आपको यहाँ पे वो कार्टिलेजियस रिंग आपको नहीं मिलते। इसलिए इवोल्यूशन ने आपको यहाँ पे वो रिंग नहीं दिए हुए। वो रिंग आपको इसलिए नहीं दिए हुए यहाँ पे, सो दैट आप काफी इजीली इसे डायलेट कर सको। यू कैन इंक्रीज द ब्रेथ ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। और ये करना तब जरूरी होता है जब आपका ऐसी कंडीशन आ जाए, व्हेन यू हैव अ कंडीशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, यहाँ पे इधर आपको भागना है या लड़ना है। दोनों कंडीशन में आपको चाहिए काफी अच्छा ऑक्सीजन, ताकि आप एटीपी बना सको। एंड दैट्स व्हाई यू कैरी आउट द डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस कंपोनेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस sir. सर, हमारा Yes. मतलब एरिया इंक्रीज एक सेकंड, डायलेशन के थ्रू होता है। एक एक करके बोलना, एक एक करके बोलना, वापस बोलिएगा आप। हाँ बोलिए। सर हमारा ब्रोंकाइल का एरिया डायलेशन के थ्रू इंक्रीज होता है। यस, आप जैसे डायलेट कर रहे हो ब्रोंकाई को, आपका जैसे आप ब्रोंकाई डायलेट कर रहे हो, डायलेट करने से होता क्या, उसका थोड़ा सा आपके वहां पे बढ़ जाएगा। सो इट्स लाइक ऊपर आप काफी कंस्ट्रिक्ट है, काफी कंस्ट्रिक्ट है वहां पे, लेकिन आप जैसे आप डायलेट करते हो, उसका एरिया आपका वहां पे बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ यू कैन फाइंड कि आपका ज्यादा एयर वहां पे आपका आ सकता है। ओके, सो दैट इज समथिंग विल यस फाइंड सर। हैपनिंग। आई विल ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। फॉर एग्जांपल समझो, अगर आपका अगर आपका लेट्स अज्यूम यू हैव अ एक स्ट्रॉ है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉ है जो बहुत लाइक हार्ड है, राइट, तो समझो वो कंस्ट्रिक्टेड स्ट्रॉ है। लेकिन अगर वैसी अगर आपकी स्ट्रॉ ना हो, और अगर वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ हो जिसके ऊपर पूरा प्लास्टिक हो, तो वो थोड़ा डायलेट हो सकता है, वो थोड़ा आपका वहां पे बड़ा हो सकता है अगर आपको ज्यादा कंटेंट लेना हो तो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। लेकिन आप इस तरीके से याद रखो कि यस, यहाँ पे आपका एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका एरिया बढ़ जाता है, तो अब ज्यादा O2 को आप अंदर लेके आ सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज वाई इवोल्यूशन के दौरान आपको यहाँ पे सी रिंग या वो जो कार्टिलेजियस रिंग था वो आपको नहीं मिला, बिकॉज इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। ठीक है, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव दैट। सो ये आपको समझना है, राइट। ये सब अंडरस्टैंडिंग वाली बातें बढ़ाइए, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होती है। अब हमने बात करते हैं यहाँ पे ये टर्म की, इस टर्म की मैं बात करता हूँ। जब आपको अस्थमा का अटैक आता है, या जब किसी को अस्थमा का अटैक आता है, तो होता क्या है ना, आपकी बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम होता है हिस्टामाइन। आपके बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन पता है जाके क्या करता है? हिस्टामाइन का काम होता है जाके आपके ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हिस्टामाइन बिल्कुल उल्टा काम करता है। हिस्टामाइन जो आपका होगा, इट विल गो आउट देयर, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है इसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा। और कंस्ट्रिक्ट करेगा मतलब वो उसे और छोटा कर देगा, राइट। दिस इज माय कंस्ट्रिक्शन, this is my constriction of my bronchioles. Oh, it's almost time. It's my constriction of bronchioles. I'll just wrap this up. ठीक है, और ये कब हुआ आपका? दिस इज समथिंग यू कैन गेट टू सी हैपनिंग ड्यूरिंग द अस्थमा अटैक। तो अस्थमा अटैक में जो आपका हिस्टामाइन होता है ना, वो ये आपका ये कर देता है। अब आप सोचो, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसलिए जो पर्सन होता है उसे ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है। So you will always find a people having asthma attack will find it difficult to breathe, right? Why? Yes, sir. Because that is Yes. what happens over here. They have a constriction of the आपका bronchial वहां पे हो जाता है, एकदम से वो नैरो हो जाता है, इसलिए you will have difficulty in breathing. और इसलिए कभी नोटिस करना
ये लोग क्या करते हैं, इनको अस्थमा का अटैक आता है, दे यूज अ नेबुलाइजर, एक उनके पास स्प्रे जैसा होता है जो लोग मुंह में डाल Yes, sir. डूइंग दैट, Yes, sir. इट्स नेबुलाइजर। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही आप लेते हो वो डायलेट करना वापस चालू करता है, इट विल स्टार्ट डायलेटिंग योर ट्राइकियल सिस्टम, ताकि आप एयर को वापस से आप ले सको वहां पे। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो हिस्टामाइन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। आई होप ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। आई थिंक बे वाली कहानी आपको समझ आ रही है यहाँ पे, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट आई प्लीज आई शेयर दिस विद यू, इसको एक बार देख लीजिए स्लाइड को, एंड प्लीज देखना कि कहाँ तक आपको सी रिंग आपको मिल रहा है, मतलब आर्टरीज रिंग आपको मिल रहा है, कहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। और ना मिलने का एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है वो आप समझ लो यहाँ पे, दैट इट हैज इट्स ओन एडवांटेज, ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव दिस थिंग, राइट। सो आई विल शेयर दिस विद यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। And yeah, I'll be sharing this with you by the end of the day, and I think आज तो assignment मिलेगा नहीं इसका, but in few days we'll be getting the assignment based on this, right? All right. If you have any question, then yes, we can wrap this up and we'll catch you again.